Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, we were discussing about accounting principles. In previous video, I taught you what is the difference between conventions and concept. What is the basic assumption and what is the importance of basic assumptions. And in previous video, I taught you basic assumptions in detail. Today I am going to discuss some principles or conventions in detail which are important for you, and I think you all must know about it because these are going to help you not only in 11th class but in 12th as well as आगे आप जब पढ़ेंगे उसमें भी आपकी मदद करने वाली हैं। स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं कुछ और प्रिंसिपल्स की, मतलब कन्वेंशंस की। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हमारा ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? तो ये एक बात कहता है छोटी सी, उस एक लाइन को दिमाग में रखिए, कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। क्या है वो बात? कि जो ऑनर है, ऑनर ऑफ बिजनेस इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। यह कंसेप्ट बस इतना बताता है। आप मिक्स नहीं कर सकते हैं ऑनर को और बिजनेस को। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑनर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। हम ये मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे कि बुक्स बिजनेस की हैं, ना कि ऑनर की। ये कंसेप्ट बस इतनी सी बात बताता है। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट थिंग्स। दिस कंसेप्ट टॉक्स अबाउट इट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दूं, जो बिजनेस का ऑनर है उसने मान लीजिए 2000 रुपीज विड्रॉ कर लिए बिजनेस से। अब बिजनेस से 2000 रुपीज विड्रॉ कर लिए तो कहने में देखने में तो ये है भाई बिजनेस किसका है? ऑनर का है। अगर उसने 2000 रुपये निकाल लिए तो क्या फर्क पड़ गया? लेकिन नहीं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए इस विड्रॉवल की हम रिकॉर्डिंग करेंगे, इस कंसेप्ट की वजह से रिकॉर्डिंग करेंगे और इसे हम ड्रॉइंग्स में डाल देंगे और हम एक ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह से इसकी हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि एंट्री पास करने की जरूरत क्या है, आई होप अब आप उसे समझा पाओगे कि हम इसे इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग चीजें हैं। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या समझते हैं हम इस मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल से? तो स्टूडेंट्स, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सिंपली एक बात कहता है, हम उस हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकें, माप सकें, नाप सकें। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं नाप सकते हैं, तो फिर हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज करने का एक क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं, कितने के परचेज किए? अब आपने बताया 2 लाख के परचेज किए, इट मीन्स यू कन्वर्टेड दैट ट्रांजैक्शन इनटू मनी। इसलिए इसका नाम भी क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मतलब आपने उस ट्रांजैक्शन को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए आप इसे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप उस अगर पैसे में कन्वर्ट न कर पाते उस ट्रांजैक्शन को, तो निश्चित रूप से फिर आप इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक दिन आपका एम्प्लॉय बीमार हो गया और अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन वही अपने आप से कि कितने रुपए का बीमार हो गया? नहीं पता, क्योंकि काम पर आया है, सैलरी तो पूरी लेगा उस दिन की, लेकिन वो पूरा काम भी नहीं कर पा रहा है। तो आप इस ट्रांजेक्शन को, घटना तो घट गई है बिजनेस में, हमारा एम्प्लॉय बीमार है, पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीजन बहुत छोटा सा है कि आप उसे पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आई होप मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी।
तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? आई होप सबके समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है, ये अपने आप में क्या कहता है? तो एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी बात अपने आप में हमें समझाता है कि डोंट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। आपके अगर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं तो उसके लिए तो अभी से व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी कुछ प्रॉफिट होने की उम्मीद है इन फ्यूचर तो उसके लिए अभी आप कुछ मत सोचिए। जब तक प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए तब तक आप उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सपोज करिए आप शुगर के व्यापारी हैं, चीनी का व्यापार करते हैं। सपोज करिए आपने 1000 बोरी चीनी खरीदी और एक बोरे की कीमत सपोज करिए 3000 रुपीज थी। अचानक से मार्केट में बूम आया और वो 4000 रुपये की हो गई बोरी। एक बोरा 4000 का हो गया, तो 1000 पर बोरा आपको प्रॉफिट दिखने लगा। अब आप अपनी बुक्स क्लोज करने वाले हैं। आप सोचें कि भाई अब तो बुक क्लोज करने का समय आ गया है, तो हम इस 1000 रुपये को अपना प्रॉफिट मान के अपने बुक्स में दिखा दें, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को हम 4000 रुपीज पर रिकॉर्ड कर लें। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को 4000 पर रिकॉर्ड कर लिया तो ये जो 1000 का प्रॉफिट है आपकी बुक्स में आ जाएगा। जबकि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट। जब असल में बोरे बिकेंगे, जब असल में आपको प्रॉफिट होगा, 1000 का हो जाओ, 2000 पर बोरे का हो जाओ, हम उसे अपना प्रॉफिट मानेंगे। अभी हम अपने इस प्रॉफिट को जो कि दिख रहा है हमें 1000 रुपये पर बोरे का, इसको प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम आज भी अपने जो बोरे रखे हुए हैं हमारे गोडाउन में 3000 पर बोरे के हिसाब से हमने खरीदे थे, वो आज भी हम उतने के हिसाब से अपने बुक्स में लिखेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। हाँ, अगर केस रिवर्स हो तो यही कंसेप्ट कहता है इस बात को। सपोज करिए 3000 का आपने खरीदा और अभी 2800 का रह गया है, माने 200 रुपये, 200 रुपीज पर बोरे नीचे आ चुका है रेट, और लग रहा है यही रहेगा। अगर फ्लक्चुएशन है, डेली फ्लक्चुएशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर लग रहा है कि अब तो यही रहने वाला है, आप उसको 200 रुपये कम पर ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो 200 का तो नुकसान हो जाएगा, बोरे अभी असल में बिके भी नहीं है। हाँ, यही तो ये कहता है, ये कंसेप्ट यही तो बताता है कि आप अपने जो भी फ्यूचर लॉसेज, एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं, उनके लिए आज ही व्यवस्था कर लीजिए। प्रॉफिट को प्रॉफिट मत मानिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रहेगा। तो हमारा ये कंसेप्ट था प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसके बाद में हम बात करें मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? तो मैचिंग कंसेप्ट भी एक बड़ी छोटी सी बात हमें बताता है कि हर एक रेवेन्यू का अपना एक एक्सपेंस होता है। ऐसा कोई रेवेन्यू नहीं जिसका एक्सपेंस ना हो। मान लीजिए आप गुड्स सेल कर रहे हैं, आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो परचेज भी की होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना परचेज करे आप सेल करने पे आ गए। तो सेल करने पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा, परचेज करने पर आपका एक्सपेंस भी होगा, एंड यू हैव टू मैच बोथ द थिंग्स। तो एवरी रेवेन्यू हैज इट्स एक्सपेंस। ये कंसेप्ट यही कहता है मैचिंग कंसेप्ट, कि हर एक रेवेन्यू का अपना एक एक्सपेंस होता है, एंड विदाउट मैचिंग दीज यू कांट कंप्यूट प्रॉफिट। तो अगर आपको सही प्रॉफिट, सही इनकम निकालनी है तो आपको ये दोनों मैच करने पड़ेंगे। आई होप मेरी बात की समझ में आ गई होगी भाई। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आसान सा है, लेकिन अगर इसे इस तरीके से ना सीखा जाए तो फ्यूचर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पता नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन सही सेंस में एक बार पढ़ ले तब छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके बाद में हमारा ये कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ये ड्यूल एस्पेक्ट क्या है? तो भाई ड्यूल एस्पेक्ट फिर से एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट इस पर ही डिपेंड है। वैसे तो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, जिनको मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनमें कोई सा भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं जो अकाउंट में हम इग्नोर कर दें।
सभी को हमें साथ लेकर चलना है। लेकिन ड्यू ये तो बेस है हमारा। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, तो डबल एंट्री सिस्टम, हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। 11th में पहली क्लास में ही हम ये बात सिखा देते हैं, जान लेते हैं कि भाई वी आर गोइंग टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम नाम की चीज भी है, बट वी हैव टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम यही तो है, ड्यूअल एस्पेक्ट। मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन की, वह ट्रांजैक्शन के दो रूप होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कि हमने केवल डेबिट ही करना होता है या क्रेडिट ही क्रेडिट करना होता है। दोनों पक्ष उसके हैं। वी हैव टू कंसिडर बोथ, डेबिट भी और क्रेडिट भी। छोटी ट्रांजैक्शन हो या बड़ी ट्रांजैक्शन हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है। इसके बाद में लास्ट में हमारा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इसे बताने से पहले मैं एक साइड में हो जाता हूं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बताऊंगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो लास्ट में हमारा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, कब ये मान लें कि हमने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। बड़े सीधे साधे शब्दों में आपको बताता हूं, आसान से शब्दों में, कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर जाते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब हम रेवेन्यू को जनरेट हुआ मानते हैं। अगर रेवेन्यू को जनरेट हुआ ही ना माने तो अपनी बुक्स में उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट है कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, ये बताता है। तो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। सपोज करिए आपके पास किसी का ऑर्डर आया कि हमें 50 बोरा ऑफ शुगर चाहिए। ठीक है, मतलब हमें 50 पैकेट और 50 बोरा वट एवर यू वांट टू से, हमें ये 50 केजी शुगर चाहिए। एक ऑर्डर आया, आपने उधर से आया कि हम चाहते हैं कि हमें आप 50 केजी शुगर दे दो, और इधर से आपने कह दिया चलिए दे देंगे, हम भी तैयार हैं देने के लिए, वो भी तैयार है लेने के लिए। लेकिन अभी सेल हुई नहीं है। सेल कब होगी, जब वो कहें कि वो खरीदने के लिए एक ट्रांजैक्शन में एंटर कर जाए और हम कह दें हमारी सेल हो गई, तब अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। केवल ऑर्डर आने से कि हमें 50 केजी चीनी चाहिए, आप इसे अपना रेवेन्यू नहीं मान सकते। ठीक है, मतलब जब आप ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अगर ट्रांजैक्शन में अभी एंटर आप पूरी तरह से नहीं हुए हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप उस रेवेन्यू को अपना रेवेन्यू बुक्स में कंसीडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट प्रिंसिपल। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। ये बड़े इंपॉर्टेंट से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं। आप इन्हें बार बार सुनिए, देखने में आसान से लगेंगे, अभी मैंने इनको समझाया, समझने में भी आसान से लगेंगे, लेकिन जितनी बार आप इन्हें सुनेंगे, जितनी बार आप इन्हें समझेंगे, आपको पता चलेगा अरे ये इससे तो हमें अकाउंट की ये बात और समझ में आ गई। तो ये है तो 11th की बुक में, वीडियो भी 11th के लिए है, लेकिन 12th वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट। और जिन लोगों ने अगले स्टेज पर जाने पर भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए वो बीकॉम में है या बीबीए में या और किसी लेवल पर है या सीए फाउंडेशन में और पढ़े नहीं है अभी तक ये डिटेल में, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।